अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर नी सर्जरी के बारे में। लेट्स से हमारे किसी बुज़ुर्ग ने डिसाइड कर लिया है कि नी इतने ख़राब हैं और डॉक्टरी सलाह के बाद रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है और वो मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं। तो डिसीजन से लेके एक्चुअल सर्जरी तक क्या-क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो क्वाइट नेचुरली एप्रीहेंसिव होते हैं कि क्या-क्या स्टेप्स होंगे टिल द डे ऑफ सर्जरी। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दें कि जब भी हमें नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग करानी है, वो दोनों घुटनों की इकट्ठे करानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी पेशेंट को एक नी खराब है या एक नी में ज़्यादा तकलीफ है और उन्हें लगता है कि अगर वो ठीक हो जाएगा तो दूसरा घुटने के साथ मैं बढ़िया से चल पाऊँगा, तो एक घुटने की भी सर्जरी हो सकती है और उसी घुटने की सर्जरी होनी चाहिए। इस डर से कि कल को वो खराब होगा तो कराना ही पड़ेगा, इस डर में दूसरा जो नी है वो साथ में रिप्लेसमेंट कराने का डिसीजन मुझे नहीं लगता ठीक है। हाँ, अगर दोनों ही नीज़ बहुत ज़्यादा खराब हैं और ऐसा है कि एक बदलवाने के बाद भी रिलीफ पूरा नहीं मिलेगा, तब डेफ़िनेटली हमें दोनों इकट्ठे बदलवाने चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों नीज़ इकट्ठे बदलवाना इज़ नॉट वन सर्जरी, एक्चुअली इट इज़ 2 सर्जरीज़ एक साथ बॉडी पे, और बॉडी पे स्ट्रेस भी पड़ता है और हर तरीके के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं अगर हम दोनों नीज़ को इकट्ठे ऑपरेट कराएँ। इसीलिए अगर हम दोनों नीज़ को इकट्ठे ऑपरेट करा रहे हैं, तो डिटेल में अपने डॉक्टरों से सलाह करना ज़रूरी है। अब आती है अगली बात कि फिटनेस फॉर सर्जरी। तो आम तौर पे जब एक बार डिसीजन हो जाता है तो मल्टीपल टेस्ट हम रन करते हैं, जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके अलावा ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, ताकि हम ये जान पाएं कि बॉडी एनेस्थीसिया और सर्जरी झेलने की क्षमता रखती भी है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या बॉडी के टेस्ट में ऐसी कोई बीमारी हमारे पकड़ में आती है जिसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पेशेंट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ताकि हम जो प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट कर सकें टू मिनिमल लेवल। इनमें सबसे ज़्यादा अगर मैं टच अपॉन करना चाहूँ तो वो है डायबिटीज़ कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं उनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हो सकती है। दिस इज़ 1। 2, हाइपरटेंशन। 3, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक डिजीज़ है जिसके कारण वो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, मल्टीपल ड्रग्स ले रहे हैं। तो मेनली अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत टाइट चाहिए, क्योंकि शुगर का कंट्रोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नी रिप्लेसमेंट के बाद होने वाली एक मेजर कॉम्प्लिकेशन जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। ये देखा गया है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट नी रिप्लेसमेंट या नी रिसर्फेसिंग कराता है और उसका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा है, वो शुगर कंट्रोल का क्या मतलब है, जो 3 महीने वाली शुगर है HbA1c वो अगर 7.5 से कम है तो उनके इन्फेक्शन के रिस्क बहुत कम है एज कंपेयर टू कोई पेशेंट जिसका वो जो HbA1c लेवल है वो 8 से ऊपर है। सो मच सो कि अगर 8 8.5 से ऊपर HbA1c लेवल है तो सर्जरी डेफिनेटली पोस्टपोन करनी चाहिए तब तक वो लेवल 8 से नीचे ना आ जाए। 8 से नीचे आने के बाद यस आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, बट आइडियल इज लेस देन 7.5। दिस इज अबाउट डायबिटीज। हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज के मामले में जो मोस्ट कॉमनली अगर किसी को हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज है तो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में एक कार्डियोलॉजी कंसल्ट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक रेस्टिंग इको एक अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, जिसमें हम देखते हैं कि हार्ट कितना पंप कर रहा है। आम तौर पे अगर किसी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है तो स्ट्रेस इको भी होना चाहिए। स्ट्रेस इको होता है कि जब हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि सर्जरी के दौरान हार्ट पे स्ट्रेस पड़ेगा तो हार्ट कैसा पंप करेगा। कई बार ऐसा होता है कि रेस्टिंग स्टेज में हार्ट अच्छा पंप करता है, बट स्ट्रेस पड़ने पे हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो उसको जज करना और उसको पहले से जानना ये बहुत ज़रूरी है ताकि मेजर्स लिए जा सकें सेफ सर्जरी एग्जीक्यूट करने के दौरान। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो मोटे तौर पे वेट कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है सर्जरी करने का। अगर कोई ओवरवेट भी है पेशेंट और उसको नी
पेन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वेट रिडक्शन ज़रूरी है बिफोर सर्जरी। अगर वो कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात, बट ओवरवेट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर सर्जरी अप टू अ लिमिट। अब वो लिमिट क्या है? जनरली जो डिफाइन होती है वो लिमिट, वो बीएमआई बेस्ड होती है। बीएमआई इज़ वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर बीएमआई 35 से 40 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली पहले वेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी या वेट रिडक्शन सर्जरीज के बारे में सोचना चाहिए बिफोर नी और हिप रिप्लेसमेंट। बट अगर उतनी नहीं है बीएमआई, तो 25, 30, 35 तक भी नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। डेफिनेटली जो ओबीज पेशेंट्स हैं जिनका बीएमआई ज़्यादा है, उनमें हर तरीके की कॉम्प्लिकेशन के जो चांसेस हैं वो रूटीन पेशेंट से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट वो सिग्निफिकेंटली हाई नहीं है और काफ़ी सेफ है सर्जरी ऐसे पेशेंट्स में भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सर्जरी से पहले टेस्ट में और डिस्कशन में सर्जन के साथ निकल के आनी चाहिए, और एक रिजीम बननी चाहिए कैसे हम पेशेंट को एक बेस्ट फिजिकल कंडीशन में लाएंगे ताकि सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम हों और उसके रिजल्ट्स बेस्ट पॉसिबल हों। इसमें एक बहुत ऑफ्ट नेग्लेक्टेड चीज़ है, वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब कोई भी सर्जरी है अगर हम करते हैं, तो उसकी हीलिंग इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी अंदर से कितनी मजबूत है। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस जो हम जानते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं बाय सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स। बॉडी में एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जिसका अगर लेवल कम हो तो हम ये मानते हैं कि बॉडी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है। नॉर्मली ये लेवल 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट या नी रिसर्फेसिंग सर्जरी कभी भी नहीं होनी चाहिए अगर एल्ब्यूमिन लेवल 3 से कम है। इसके अलावा बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं, जिसमें आयरन कंटेंट ऑफ द ब्लड, जिसे हम फेरिटिन लेवल्स या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो भी टेस्ट करनी चाहिए, जिसमें भी हमें डाउट हो कि न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। और उन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको अगर हम टाइम से डिटेक्ट कर पाएँ, तो उनको अगर हम बेटर कर लें, तो हमारा जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है और कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पूरी डिटेल में अपने सर्जन के साथ ये चीज़ें डिस्कस करना, उन टेस्ट्स को डिलिजेंटली करवाना और उनके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में और रश्ड वे में सर्जरी करना मुझे नहीं लगता इज़ द राइट थिंग, क्योंकि टोटल नी रिप्लेसमेंट एक इलेक्टिव सर्जरी है, आप वेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कई बार हम भूल जाते हैं वो ये है, पेशेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज सर्जरी के बाद करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पेशेंट्स स्पेसिफाइड एक्सरसाइज रिजीम, जो गोडों की एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग की, वो सर्जरी से पहले शुरू करते हैं, तो उनको दो फोल्ड फायदा होता है। नंबर वन, एक तो उनकी मसल्स एक्टिवेट होती हैं और एक्सरसाइज की आदत पड़ती है, तो पोस्ट ऑप में जब चीरा लगा होता है, तो वो मसल एक्टिवेट होना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू वो पेशेंट जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, और सर्जरी के बाद चीरे के साथ हम उसे एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करते हैं और वो मसल जस्ट एक्ट ही नहीं करती। तो एक पर्टिकुलर रिजीम अपने सर्जन के साथ बैठ के आप डिस्कस करें कि कैसे मैं सर्जरी से पहले भी एक्सरसाइजेज शुरू कर सकता हूँ या सकती हूँ, और बाद में हमें उसे कैसे कंटिन्यू करना है। तो डाइट, एक्सरसाइज, जो आप मेडिकेशंस ले रहे हैं पहले से, उनको कैसे मॉडिफाई करना है ताकि सर्जरी के दौरान हमारी कॉम्प्लिकेशंस कम हो सके। मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिसिन्स के नाम पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्लड थिनर्स हैं वो, और गठिए की अगर कोई दवाई ले रहा है तो वो आप अपने सर्जन को बताएं, क्योंकि गठिए वाली बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी कम करती हैं, और उनको एक समय से पहले स्टॉप करना पड़ता है ताकि हमारी वुंड हीलिंग प्रॉपर हो सके। मुझे लगता है अगर ये स्टेप्स हम सारे सर्जरी से पहले डिलिजेंटली करेंगे, डिस्कस करके अपने सर्जन के साथ विदाउट रशिंग इनटू सर्जरी, काफ़ी हद तक हम एक सेफ सर्जरी की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।